हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम चेक बाउंस के केस के बारे में बात करेंगे। चेक बाउंस क्या होता है, चेक बाउंस कब होता है, चेक बाउंस होने के बाद हमें क्या काम करना चाहिए और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। चेक बाउंस होने से लेकर कोर्ट में केस करने तक और कोर्ट के आदेश तक की पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में जानेंगे। मैं जीशान सिद्दीकी एडवोकेट आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करें। दोस्तों, आपने सुना होगा या आपके साथ हुआ होगा या आपकी फैमिली या फ्रेंड के साथ हुआ हो कि आपने किसी को पैसे उधार दिए हो या बिजनेस के पैसे आपके किसी पर हो और जब आपने उनसे अपने पैसे मांगे हो और उस बंदे ने आपको चेक दे दिया हो कि आप इस चेक को अपने बैंक अकाउंट में लगा देना और आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। जब हम वो चेक अपने बैंक खाते में लगाते हैं तो वह चेक कैश नहीं होता है और चेक बिना भुगतान किए बैंक द्वारा लौटा दिया जाता है तो उसे चेक बाउंस कहा जाता है। एक चेक कई अलग अलग कारणों से बाउंस हो सकता है, जैसे नंबर 1, अपर्याप्त खाता शेष, यानी यदि चेक जारी करने वाले के खाते में चेक की राशि चुकाने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है तो बैंक चेक को अस्वीकार कर देगा और चेक राशि का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त धनराशि लिखकर भुगतानकर्ता को वापस कर देगा। नंबर 2, चेक की वैधता समाप्त हो गई, यानी चेक जारी करने वाले को चेक जारी करने के 3 महीने के भीतर भुगतान के लिए चेक प्रस्तुत करना होगा। यदि चेक 3 महीने के भीतर बैंक में जमा नहीं किया जाता है तो यह अमान्य हो जाता है। समाप्त हो चुका चेक बैंक द्वारा वापस कर दिया जाएगा। नंबर 3, चेक पर ओवरराइटिंग, यानी यदि जारीकर्ता के हस्ताक्षर, चेक राशि या कोई अन्य घोषणा बदल दी गई है तो ओवरराइटिंग के परिणामस्वरूप चेक बाउंस हो जाता है। नंबर 4, क्षतिग्रस्त चेक, यानी चेक बाउंस हो जाएगा यदि उस पर खरोंच है या किसी अन्य तरह से बदलाव किया गया है, तथ्य अस्पष्ट हैं या उन पर दाग या निशान हैं। नंबर 5, हस्ताक्षर बेमेल, यानी यदि चेक जारी करने वाले का हस्ताक्षर पढ़ने योग्य नहीं है, अनुपस्थित है या बैंक की फाइल पर हस्ताक्षर से भिन्न है तो चेक बाउंस हो जाएगा। नंबर 6, राशियों या अंकों का बेमेल होना, यानी अगर चेक पर लिखी रकम शब्दों और अंकों में मेल नहीं खाती है तो चेक बाउंस हो जाएगा। सवाल ये है, चेक बाउंस का हमें पता कैसे चलेगा। जब आप बैंक में चेक जमा करते हैं तो बैंक के कर्मचारी अधिकारी द्वारा बताया जाता है कि जो आपने चेक डिपॉजिट किया है वो चेक बाउंस हो गया है और एक पेपर चेक के साथ देंगे। उस पेपर को मेमो कहते हैं। एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बैंक हमें मेमो दे रहा है उस मेमो पेपर पर बैंक की मोहर जरूर लगी होनी चाहिए। अगर बैंक बिना बैंक मोहर दे रहा है तो आप मोहर लगवा कर ले, नहीं तो जब कोर्ट में केस करेंगे तो जब मुल्जिम को कोर्ट में तलब कराने यानी बुलाने में परेशानी होगी। यदि आपको किसी से बाउंस चेक प्राप्त हुआ है तो आपको चेक जारीकर्ता यानी जिसने आपको चेक दिया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है। इस प्रक्रिया में पहला कदम जारीकर्ता को बाउंस चेक की आधिकारिक सूचना भेजना और देय राशि का भुगतान करने के लिए कहना है। एक लीगल नोटिस भेजना। एक बात का आपको ख्याल रखना है कि जब आपको मालूम हो जाए कि चेक बाउंस हो गया है तो चेक बाउंस होने के 30 दिन के अंदर किसी वकील साहब से मिलकर लीगल नोटिस भिजवाएं। अगर आपने 30 दिन के अंदर आपने नोटिस नहीं भिजवाया तो आपका केस कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए आप चेक बाउंस होने के 30 दिन में लीगल नोटिस भिजवा दे। वकील साहब उस नोटिस में चेक नंबर, चेक की राशि, बाउंस का कारण और राशि के भुगतान की मांग जैसे विवरण शामिल कर चेक जारीकर्ता को पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस भेजेंगे। जारीकर्ता को नोटिस प्राप्त हो जाने के बाद उसके पास भुगतान करने के लिए 15 दिन का समय होता है। यदि वे 15 के अंदर पैसे नहीं लौटाता है
तो हमें 30 दिनों के अंदर क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष परिवाद दायर किया जाना चाहिए। परिवाद दायर करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे ऐसी ही कानून की जानकारी आपको मिलती रहे। जब हम कोर्ट में केस करते हैं तो हमें केस फाइल तैयार करनी होती है, जिसमें हमें मूल चेक, मूल मेमो, नोटिस की कॉपी, नोटिस भेजने की रजिस्ट्री की रसीद, रजिस्ट्री जो हमने की है उसकी ट्रैक रिपोर्ट, जिससे ये क्लियर होगा कि हमने जो नोटिस भेजा था उसे किस दिन प्राप्त हुआ है। केस करने वाले का आधार कार्ड की कॉपी, 4 पासपोर्ट साइज फोटो आदि की जरूरत पड़ेगी। जब ये सभी डॉक्यूमेंट आप वकील साहब को दे देंगे तो फिर वकील साहब आपका केस परिवाद पत्र तैयार करेंगे। ये वीडियो उन सभी जूनियर के लिए खास है जिन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही प्रैक्टिस शुरू की है। इस वीडियो से धारा 138 एनआई एक्ट का परिवाद कैसे तैयार किया जाता है और कोर्ट की क्या प्रोसीडिंग होती है वो भी जान जाएंगे। चलिए देखिए कैसे फाइल तैयार की जाती है। सबसे पहले ये परफॉर्मा लगाएंगे और इसे भरेंगे। किस कोर्ट में लगाना है, उस कोर्ट का नाम, परिवादी का नाम, मुलजिम का नाम, कितने का चेक है, चेक किस डेट का है, चेक किस बैंक का है, किस ब्रांच का है, किस बैंक में चेक लगाया गया है, उसका नाम, उस ब्रांच का नाम, शिकायत दर्ज कराने के समय किस दिन चेक बाउंस हुआ, बाउंस होने का क्या रीजन दिया, मेमो की डेट, नोटिस कब भेजा हमने उसकी डेट, उसे कब नोटिस मिला उसकी डेट, कोर्ट में केस फाइल करने की डेट, जो केस हम कर रहे हैं वो लिमिटेशन एक्ट में आता है या नहीं, हमारा यह केस लिमिटेशन एक्ट में नहीं आता है। पूरा परफॉर्मा भरेगे। वीडियो लंबी हो रही है इसीलिए थोड़ा शार्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो मजा खुलकर बात करने में आता है उसकी बात ही कुछ और होती है। चलिए खैर, फिर कंप्यूटर परफॉर्मा भरना है। उसके बाद जो परिवाद लिखा है उस पर कोर्ट फीस लगाएंगे। फिर उसके बाद शपथ पत्र तैयार करेंगे और परिवाद के लास्ट पेज के पीछे लिखेंगे कि यह प्रथम परिवाद है। इसके अतिरिक्त कोई परिवाद किसी न्यायालय में योजित या विचाराधीन नहीं है। इसके बाद सूची कागजात बनाएंगे। फिर असल चेक लगाएंगे। कुछ कोर्ट असल चेक नहीं लगवाती बल्कि फोटो कॉपी लगवाती हैं और लिखवा लेती हैं। जब कोर्ट मांगेगी असल चेक तो परिवादी कोर्ट में चेक दे देगा। फिर उसके बाद असर मेमो लगाएंगे। फिर उसके बाद नोटिस की कॉपी लगाएंगे। फिर उसके बाद रजिस्ट्री की असल रसीद लगाएंगे। फिर उसके बाद ट्रैक रिपोर्ट लगाएंगे। फिर आधार कार्ड। फिर उसके बाद गवाह की सूची। फिर बयान 200 CRPC। जब ये पूरी फाइल तैयार हो जाए तो उसकी 3 कॉपी करा ले। 1 कॉपी परिवाद के साथ, 1 कॉपी ऑफिस कॉपी, 1 कॉपी क्लाइंट। फिर परिवाद को कंप्यूटर दर्ज कराने के बाद परिवादी यानी शिकायतकर्ता को अपने वकील साहब के साथ मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होना होगा। उसके बाद नेक्स्ट डेट पर धारा 200 CRPC के बयान कोर्ट की पत्रावली पर लिया जाएगा। नेक्स्ट डेट पर तलबी हो जाएगी। फिर मजिस्ट्रेट साहब धारा 144 एनआई एक्ट के तहत मुलजिम को कोर्ट बुलाने के लिए समन करते हैं। अगर मुलजिम कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो कोर्ट उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर देगी। मुलजिम कोर्ट में पेशी होने के बाद वह अपनी जमानत करवाएगा। अगले चरण में अदालत आरोपी से पूछेगी कि उसने अपराध किया है या नहीं। यदि आरोपी अपराध स्वीकार कर लेता है तो अदालत उसे तुरंत सजा दे देगी। यदि वह खुद को निर्दोष बताता है तो अदालत मामले को साक्ष्य के लिए रखेगी। आपको बता दें कि धारा 143 के तहत चेक बाउंस का केस एक समरी ट्रायल होता है, जिसे न्यायालय द्वारा शीघ्र निपटाने का प्रयास किया जाता है। इसमें बचाव पक्ष को बचाव के लिए साक्ष्य का उतना अवसर नहीं होता है जितना सेक्शन ट्रायल में होता है। यह अपराध समझौता योग्य होता है। यदि दोनों पक्षकार आपस में समझौता कर न्यायालय से इस प्रकरण को खत्म करना चाहते हैं तो समझौता कर दिया जाता है तथा अपराध का शमन हो जाता है। 2018 में संशोधन किया गया है। यह संशोधन धारा 143A है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की है।
इस धारा के अंतर्गत परिवादी पक्षकार एक आवेदन के माध्यम से आरोपी से अपने संपूर्ण धनराशि जो चेक में अंकित की गई है उसका 20% हिस्सा न्यायालय द्वारा दिलवाए जाने के लिए निवेदन कर सकता है और न्यायालय अपने आदेश के माध्यम से आरोपी से ऐसी धनराशि परिवादी को दिलवा सकता है। शिकायतकर्ता को अपना साक्ष्य आम तौर पर हलफनामे के माध्यम से प्रस्तुत करना होता है। इसे प्रमुख परीक्षा के रूप में जाना जाता है। बाद में शिकायतकर्ता से आरोपी द्वारा जिरह की जाएगी। यदि शिकायतकर्ता के समर्थन में अन्य गवाह हैं तो उनकी गवाही भी दर्ज करनी होगी। शिकायतकर्ता पक्ष की गवाही खत्म होने के बाद अदालत आरोपी से उसके अपराध के संबंध में कुछ सवाल करेगी। एक आरोपी को इस पर अपना पक्ष देना होगा। मुल्जिम के बयान के बाद अदालत मुल्जिम को अपना साक्ष्य देने का अवसर देगी। आरोपी अपने मामले के समर्थन में दस्तावेज और गवाह भी पेश कर सकता है। शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी और उसके गवाहों से जिरह की जाएगी। इसके बाद मामले को बहस के लिए रखा जाएगा। शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों अदालत के समक्ष अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे। वे अपने मामले के समर्थन में उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भी प्रस्तुत कर सकते हैं। आम तौर पर मौखिक तर्क का सार युक्त एक लिखित तर्क भी अदालत को प्रस्तुत किया जाता है। बहस के बाद मामले को निर्णय के लिए रखा जाता है। यदि अदालत को पता चलता है कि मुल्जिम ने अपराध किया है तो उसे जुर्माना या कारावास से दंडित किया जाएगा। अगर वह निर्दोष है तो अदालत उसे बरी कर देगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको चेक बाउंस केस की जानकारी भी हो गई होगी। दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे उन्हें भी चेक बाउंस केस की जानकारी हो जाए। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।